हम लोग बात करने वाले यूनिवर्सल मोटर के बारे में और स्टेपर मोटर के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल मोटर के बारे में। तो यहाँ पर ये जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो एक तरीके की डीसी सीरीज़ मोटर ही होती है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो यूनिवर्सल मोटर है वो दोनों करंट पर चल सकती है, एसी करंट पे भी चल सकती है और डीसी करंट पे भी चल सकती है। तो यही रीज़न की वजह से जो मोटर है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो डीसी सीरीज़ मोटर ही होती है। और जो यूनिवर्सल मोटर है वो दोनों पर ऑपरेट हो सकती है, एसी करंट पे भी ऑपरेट हो सकती है और डीसी करंट पे भी ऑपरेट हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, डीसी सीरीज़ मोटर हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये आर्मेचर और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये जो मोटर है कौन सी मोटर है, डीसी सीरीज़ मोटर है। तो जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो डीसी सीरीज़ मोटर ही होती है और ये जो मोटर है वो दोनों करंट पर चलती है, एसी करंट पे भी चलती है, डीसी करंट पे भी चलती है। तो यही रीज़न की वजह से जो मोटर है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें पता है सीरीज़ मोटर के केस में जो फील्ड करंट और जो आर्मेचर करंट होता है दोनों बराबर में होता है। क्योंकि अगर हम लोग देखें, जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग होती है दोनों कैसे कनेक्टेड होती है, सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सीरीज़ मोटर में जो फील्ड करंट और जो आर्मेचर करंट होता है दोनों बराबर में होता है। जैसे कि हमें पता है फील्ड करंट और जो आर्मेचर करंट है दोनों बराबर में होता है। और सीरीज़ मोटर में जो टॉर्क जो जनरेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के प्रोडक्ट के साथ। तो जो टॉर्क जो जनरेट होता है प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट और जो आर्मेचर करंट है उसके प्रोडक्ट के साथ। हमें पता है सीरीज़ मोटर के केस में फील्ड करंट आर्मेचर करंट के बराबर में होता है। तो यहाँ पर ये आई एफ की जगह अगर हम लोग आई ए पुट करें तो हमें मिल जाए टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू आई ए इंटू आई ए। तो हमें मिल जाए टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर है कि जो टॉर्क है प्रोपोर्शनल है किसके साथ, आर्मेचर करंट के स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट। तो जो टॉर्क जो प्रोपोर्शनल है आर्मेचर करंट के स्क्वायर के साथ, तो ये मैटर नहीं करता कि जो आर्मेचर करंट है वो पॉजिटिव रहे या फिर नेगेटिव रहे, इसका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। और यही रीज़न की वजह से जो यूनिवर्सल मोटर है वो एसी करंट पे भी काम कर जाती है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, यूनिवर्सल मोटर मतलब जो डीसी सीरीज़ मोटर है वो एसी करंट पे भी काम कर जाती है और जो डीसी सीरीज़ मोटर है उसी का यूज़ करते हुए हम लोग बनाते हैं यूनिवर्सल मोटर। तो डीसी सीरीज़ मोटर किस तरीके से एसी करंट पर काम कर जा रही है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल निकल रहा है आर्मेचर करंट के स्क्वायर के साथ। तो चाहे पॉजिटिव आर्मेचर करंट की वैल्यू हो या फिर नेगेटिव आर्मेचर करंट की वैल्यू हो, राइट, एसी करंट में, एसी साइकिल में चाहे पॉजिटिव करंट हो या फिर नेगेटिव करंट हो, जो टॉर्क होगा वो हमेशा कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा और जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा, वो होगा सेम। तो जो टॉर्क है प्रोपोर्शनल है आर्मेचर, टॉर्क का डायरेक्शन सेम होने की वजह से, ये रीज़न की वजह से हमारी जो डीसी सीरीज़ मोटर है वो एसी करंट पे भी काम कर जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल वे में ऐसा बोल सकते हैं कि जो टॉर्क होता है प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के साथ, आर्मेचर करंट के स्क्वायर के साथ। तो ये मैटर नहीं करता आर्मेचर करंट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। एसी साइकिल के केस में, ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में आर्मेचर करंट का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो सेम रहेगा, राइट। और टॉर्क का डायरेक्शन सेम होने की वजह से हमारी जो डीसी सीरीज़ मोटर है वो एसी करंट पे भी काम कर जाती है और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर, राइट। तो यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर में हमने देखा, यूनिवर्सल मोटर में हम लोग कौन सी मोटर लगाते हैं, यूनिवर्सल मोटर में हम लोग बेसिकली लगाते हैं डीसी सीरीज़ मोटर। और ये जो डीसी सीरीज़ मोटर है डीसी पे तो काम करती है, एसी पे भी काम करती है। एसी पे क्यों काम करती है, क्योंकि जो टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के स्क्वायर के साथ। तो चाहे आर्मेचर करंट पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, इसका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यही रीज़न की वजह से टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो एक ही डायरेक्शन होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। और यही रीज़न की वजह से जो हमारी जो मोटर है वो एसी पे भी काम कर जाती है। दूसरा अगर हम लोग देखें, दूसरा हम लोग कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड विद डीसी सीरीज़ मोटर। जब हम लोग डीसी सीरीज़ मोटर के साथ एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, देन एवरी हाफ साइकिल फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर फ्लक्स विल गेट रिवर्स। तो हर हाफ साइकिल में जो फील्ड फ्लक्स और जो आर्मेचर फ्लक्स है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। मगर जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है और टॉर्क का डायरेक्शन सेम होने की वजह से हमारी जो मोटर है वो एसी पे भी काम कर जाती है। Therefore डीसी सीरीज़ मोटर कैन वर्क इन बोथ एसी एंड डीसी। यही रीज़न की वजह से जो डीसी सीरीज़ मोटर है वो एसी पे भी चल जाती है, डीसी पे भी चल जाती है। और यही रीज़न की वजह से इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, जो डीसी सीरीज़ मोटर है क्या उसको हम लोग एसी करंट से चला सकते हैं? ऑब्वियसली हम लोग एसी करंट से चला सकते हैं, क्योंकि जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल है आर्मेचर करंट के स्क्वायर के साथ। और जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के स्क्वायर के साथ। तो चाहे एसी की पॉजिटिव वैल्यू हो या फिर नेगेटिव वैल्यू हो, टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा, जो स्क्वायर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से टॉर्क का डायरेक्शन भी सेम होगा, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा और जो मोटर है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमने लगेंगी। सिमिलरली दूसरा रीज़न हम लोग ये दे सकते हैं, जब हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं डीसी सीरीज़ मोटर के साथ,
तो हर एक साइकिल में जो आर्मेचर फ्लक्स और जो फील्ड की जो फ्लक्स होती है वो रिवर्स होते जाती है, मगर टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। टॉर्क का डायरेक्शन सेम होने की वजह से आपकी जो मोटर है वो एसी पे काम कर जा रही है। अगर टॉर्क का डायरेक्शन अगर सेम नहीं होता तो जो मोटर है वो एसी करंट पर काम नहीं करती। Therefore DC सीरीज मोटर कैन वर्क ऑन बोथ AC एंड DC। DC सीरीज मोटर दोनों पर काम कर सकती है, AC पे भी काम कर सकती है, DC पे भी काम कर सकती है। ये रीज़न की वजह से इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो सीरीज़ मोटर है वो AC पे भी काम कर जाती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें AC करंट पे काम कर जा रही है, मगर जो टॉर्क है वो टॉर्क का मतलब जो नेचर है वो कैसा रहेगा, टॉर्क फ्लक्चुएटिंग रहेगा या फिर कांस्टेंट टॉर्क होगा। हमें पता है DC जब हम लोग पावर अप्लाई करते हैं मोटर के साथ तो ऐसे केस में जो टॉर्क जो जनरेट होता है वो कांस्टेंट टॉर्क जनरेट होता है, मगर AC करंट की वजह से जो टॉर्क होगा वो कैसा जनरेट होगा। हमें ये तो पता चल गया है कि जो टॉर्क होगा वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, जिसके वजह से वो क्या रहा है, हमारी जो DC मोटर है, DC सीरीज मोटर, वो AC पे भी चल जा रही है। मगर टॉर्क का नेचर कैसा होगा, टॉर्क कांस्टेंट होगा या फिर फ्लक्चुएटिंग होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन सीरीज मोटर इज़ कनेक्टेड विथ AC, जब हम लोग सीरीज मोटर को AC साइकिल के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो AC करंट के साथ कनेक्ट करते हैं देन टॉर्क प्रोड्यूस विल फ्लक्चुएट। तो जो टॉर्क होता है वो फ्लक्चुएटिंग टॉर्क होता है। और टॉर्क कैसा फ्लक्चुएट कर रहा होता है, यहाँ पर जो टॉर्क है वो किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा होता है, AC साइकिल की एक सप्लाई फ्रिक्वेंसी में जो टॉर्क है वो 2 बार फ्लक्चुएट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन सीरीज मोटर इज कनेक्टेड विद AC सप्लाई, जब सीरीज मोटर को हम लोग AC के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है फ्लक्चुएट करता है ट्वाइस, देन टॉर्क फ्लक्चुएट ट्वाइस एज कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई। मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है AC साइकिल और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है AC साइकिल। यहाँ पर हमने AC की 1 साइकिल कंसिडर किया और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 1 साइकिल में हमें कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, 1 फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये एक फ्रीक्वेंसी में जो टॉर्क होगा 2 बार फ्लक्चुएट करेगा, कुछ इस तरीके से टॉर्क फ्लक्चुएट करेगा। तो एक सप्लाई फ्रीक्वेंसी में जो टॉर्क होगा वो फ्लक्चुएट करेगा कितने बार, 2 बार। तो यहाँ पर ये एक सप्लाई फ्रीक्वेंसी में जो टॉर्क है वो कितने बार फ्लक्चुएट कर रहा है, 2 बार फ्लक्चुएट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें कैसा टॉर्क मिल रहा है, फ्लक्चुएटिंग टॉर्क मिल रहा है। मगर अगर हम लोग सेम मोटर को अगर DC सप्लाई के साथ चलाते हैं तो ऐसे केस में जो टॉर्क जो मिल रहा होता है हमें फ्लक्चुएटिंग टॉर्क नहीं मिलता, कांस्टेंट टॉर्क मिलता। इन DC सप्लाई टॉर्क रिमेन कांस्टेंट, टॉर्क डज नॉट फ्लक्चुएट। DC सप्लाई के केस में जो टॉर्क है वो कांस्टेंट रहता है, जो टॉर्क है वो फ्लक्चुएट नहीं करता। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हमने ये देखा, जब हम लोग DC सीरीज मोटर को AC के साथ चलाते हैं तो ऐसे केस में मोटर चल तो जाती है, मगर जो टॉर्क होता है वो कैसा टॉर्क होता है, फ्लक्चुएटिंग टॉर्क होता है। एक फ्रीक्वेंसी में या फिर एक AC साइकिल में टॉर्क का 2 बार फ्लक्चुएशन हमें मिलता है। और DC सप्लाई की वजह से टॉर्क जो जनरेट होता है कैसा टॉर्क होता है, कांस्टेंट टॉर्क होता है, जो टॉर्क है फ्लक्चुएट नहीं होता। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये यूनिवर्सल मोटर में बेसिकली होता है कि स्पार्किंग जनरेट होती है ब्रशेस के अक्रॉस, जो स्पार्किंग जो जनरेट हो रही होती है वो स्पार्किंग का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये बेसिकली डिसएडवांटेज होता है यूनिवर्सल मोटर का। स्पार्किंग एट ब्रशेस इन यूनिवर्सल मोटर इज़ मोर। यूनिवर्सल मोटर में भी ब्रशेस के पास जो स्पार्किंग हो रही होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यूनिवर्सल मोटर के रिगार्डिंग। व्हेन DC सीरीज मोटर इज ऑपरेटेड विथ AC सप्लाई, जब हम लोग DC सीरीज मोटर को AC सप्लाई के साथ ऑपरेट करते हैं तो ऐसे केस में हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस अकर करने लगता है। तो ये भी ड्रॉबैक है। यहाँ पर ये हमने ड्रॉबैक कंसिडर किया है। अगर हम लोग यूनिवर्सल मोटर के ड्रॉबैक के बारे में बात करें या फिर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें, तो जब हम लोग DC सीरीज मोटर को AC के साथ चलाते हैं तो हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस अकर करता है हमारी मोटर में। और ये एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस को हमें क्या मिनिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो फील्ड पोल्स है उसे हमें क्या करना होगा, लैमिनेट करना होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लॉसेस जो कि स्टेटर और रोटर में हो रहे होते हैं यूनिवर्सल मोटर में, यूनिवर्सल मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। और यहाँ पर जो पावर फैक्टर होता है यूनिवर्सल मोटर का वो भी कम होता है, क्योंकि जो रिलक्टेंस होता है वो हमारी मशीन में आ जाता है जब हम लोग मशीन को AC के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग 5वां ड्रॉबैक अगर हम लोग देखें, स्पार्किंग जो जनरेट होती है ब्रशेस के अक्रॉस, वो स्पार्किंग का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है। स्पार्किंग एट ब्रशेस इन यूनिवर्सल मोटर इज मोर। यूनिवर्सल मोटर में जो स्पार्किंग जो जनरेट हो रही होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक होते हैं यूनिवर्सल मोटर के। यहाँ पर अगर हम लोग यूनिवर्सल मोटर की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो जो यूनिवर्सल मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है स्पीड, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, टॉप। यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया ये AC सप्लाई के लिए बनाया है, और यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया किसके लिए बनाया है, DC सप्लाई के लिए बनाया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो दिखाई दे रही है AC सप्लाई की, कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए बहुत हद तक ये क्लियर है कि AC मोटर के केस में और AC सप्लाई के केस में जब हम लोग यूनिवर्सल मोटर को AC के साथ चलाते हैं तो ऐसे केस में टॉर्क और जो स्पीड का जो वेरिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मगर जब हम लोग DC के साथ चला रहे होते हैं यूनिवर्सल मोटर को तो ऐसे केस में टॉर्क और स्पीड का जो वेरिएशन जो हो रहा होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब स्पीड ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं करती।
मगर एसी सप्लाई के केस में जब हम लोग मोटर को चला रहे होते हैं, तो एसी सप्लाई के साथ जब हम लोग यूनिवर्सल मोटर को चला रहे होते हैं, तो ऐसे केस में जो स्पीड इसमें हमें ड्रास्टिक रिडक्शन देखने मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वैन मोटर इज़ ऑपरेटेड विद एसी सप्लाई, जब हम लोग मोटर को एसी सप्लाई के साथ चला रहे होते हैं, तो जो स्पीड होती है मोटर की वो डिके करने लगती है रैपिडली एज़ कम्पेयर टू डीसी सप्लाई। जो स्पीड होती है वो रिड्यूस करने लगती है रैपिडली विद स्पीड इज़ रिड्यूसिंग रैपिडली विद एसी सप्लाई एंड ड्यू टू रिएक्टेंस विच इंक्रीजेस वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है, जब हम लोग यूनिवर्सल मोटर को एसी सप्लाई के साथ चला रहे होते हैं, तो ऐसे केस में जो स्पीड है उसमें हमें जो रिडक्शन जो मिलता है वो ड्रास्टिक रिडक्शन मिलता है। और ड्रास्टिक रिडक्शन हमें क्यों मिलता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो स्पीड है वो रैपिडली डिक्रीज़ कर रही होती है। स्पीड क्यों रैपिडली डिक्रीज़ कर रही होती है, क्योंकि एसी के केस में रिएक्टेंस आ जाता है और रिएक्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज़ करने लगता है, जिसकी वजह से जो मोटर की जो स्पीड है वो बहुत रैपिडली फॉल करने लगती है जब हम लोग एसी सप्लाई के साथ मोटर को चलाते हैं। क्यों फॉल करने लगते हैं, जब हम लोग टॉर्क को इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग टॉर्क को इंक्रीज़ करें तो जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर टॉर्क को अगर हम लोग कम रखते हैं तो जो स्पीड है वो ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर अगर हम लोग यूनिवर्सल मोटर के एप्लीकेशन के बारे में बात करें, तो जो यूनिवर्सल मोटर है उसको हम लोग यूज़ करते हैं मिक्सर ग्राइंडर में, टेबल फैन में हम लोग यूनिवर्सल मोटर को यूज़ करते हैं, ड्रिलिंग मशीन में हम लोग यूनिवर्सल मोटर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने बात किया यूनिवर्सल मोटर के बारे में, तो अभी बात कर लेते हैं स्टेपर मोटर के बारे में। यहाँ पर ये जो स्टेपर मोटर होती है, यहाँ पर ये जो स्टेपर मोटर होती है बेसिकली काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। और यहाँ पर ये जो स्टेपर मोटर होती है बेसिकली करती क्या है, एक पर्टिकुलर एंगल कवर कर रही होती है। बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेपर मोटर, दिस मोटर ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स। जो स्टेपर मोटर है वो ऑपरेट करती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स। बाय इलेक्ट्रिकल पल्स इट कवर इट्स एंगुलर रोटेशन। इलेक्ट्रिकल पल्स देने पर जो स्टेपर मोटर है वो एंगुलर रोटेशन कवर करती है। एंगुलर रोटेशन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, हमारी जो क्लॉक की जो नीडल है वो एंगुलर रोटेशन कवर करती है। सिमिलरली जो स्टेपर मोटर है वैसे ही स्टेपर मोटर भी वैसे ही एंगुलर रोटेशन कवर करती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, स्टेपर मोटर के इनपुट में हमें क्या देना होता है, पल्स देना होता है। यहाँ पर ये पहली वाली पल्स है, सेकंड वाली पल्स और यहाँ पर ये तीसरी वाली पल्स। तो फॉर एग्जांपल रफ एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम लोग पहली वाली पल्स से तो जो स्टेपर मोटर होगी वो 0 से 90 डिग्री घूमेगी। फिर दूसरी वाली पल्स पर 90 डिग्री से कितना घूमेगी, 180 डिग्री। फिर तीसरी वाली पल्स पर 180 डिग्री से 360 डिग्री घूमेंगी। ऐसा कुछ इस तरीके से जो स्टेपर मोटर है वो काम करती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग पहली वाली पल्स प्रोवाइड करेंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, हमारी जो स्टेपर मोटर है वो 90 डिग्री का रोटेशन कवर करेंगी। फिर उसके बाद जब हम लोग सेकंड पल्स प्रोवाइड करेंगे तो हमारी जो मोटर होगी वो 180 डिग्री का रोटेशन कवर करेंगी। फिर जब हम लोग तीसरी वाली पल्स प्रोवाइड करेंगे 270 डिग्री कवर कर लेंगी। फिर चौथी वाली पल्स पर 360 डिग्री कवर कर लेंगी। मतलब 90 डिग्री रोटेशन कवर करते जाएंगी हर एक पल्स के रेस्पेक्ट में, राइट। पहली पल्स दिए तो 90 डिग्री घूमी, दूसरी पल्स दिए तो 90 डिग्री घूमी, तीसरी पल्स दिए तो 90 डिग्री घूमी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो रोटेशन है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री का हो। जो रोटेशनल एंगल है वो कितना भी हो सकता है। जो रोटेशनल एंगल है वो 10 डिग्री का भी हो सकता है, 15 डिग्री का भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट रोटेशन विल बी ऑफ 90 डिग्री। रोटेशनल एंगल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो रोटेशन है वो 90 डिग्री का ही हो। जो रोटेशन है वो 10 डिग्री का भी हो सकता है, 15 डिग्री का भी हो सकता है, राइट। तो जो रोटेशनल एंगल होता है उसको हम लोग बेसिकली स्टेप एंगल भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टेप एंगल है उसकी जो रेंज है वो 0.72 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। स्टेपर मोटर के केस में जो स्टेप एंगल है उसकी जो रेंज है वो 0.72 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो सकती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो स्टेपर मोटर है वो दोनों, जो स्टेपर मोटर होती है वो भी एक तरीके की एसी मोटर ही होती है। जो स्टेपर मोटर होती है उसको हम लोग बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट कर रही होती है डिजिटल इनपुट को इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल आउटपुट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल पल्स हमने जो कंसिडर किया, ये इलेक्ट्रिकल पल्स है क्या, जो इलेक्ट्रिकल पल्स है वो एक तरीके का डिजिटल इनपुट है। और ये जो डिजिटल इनपुट है वो हम लोग किसको दे रहे होते हैं, स्टेपर मोटर को दे रहे होते हैं। तो जो स्टेपर मोटर है क्या करती है, ये डिजिटल इनपुट को मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर रही होती है। तो यही रीज़न की वजह से स्टेपर मोटर है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, स्टेपर मोटर इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस बिकॉज इट कन्वर्ट डिजिटल इनपुट इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल आउटपुट। ये जो स्टेपर मोटर है डिजिटल इनपुट को मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर रही होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, स्टेपर मोटर डज नॉट नीड फीडबैक लूप एज कम्पेयर टू सर्वो मोटर। स्टेपर मोटर के केस में हमें कोई फीडबैक लूप नहीं चाहिए होता, कोई फीडबैक पाथ नहीं चाहिए होता, मगर जो सर्वो मोटर है उसमें हमें फीडबैक पाथ चाहिए होता है। एक सर्वो मोटर ले लो और स्टेपर मोटर ले लो। स्टेपर मोटर भी आपको प्रिसाइज कंट्रोलिंग देंगी और जो सर्वो मोटर है वो भी आपको प्रिसाइज कंट्रोलिंग देंगी। अगर हम लोग ये स्टेपर मोटर का एग्जांपल कंसिडर करें, तो अगर हम लोग देखें, सबसे पहला जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उसमें स्टेपर मोटर लगी होती है। जो रोबोट्स होते हैं उसमें
स्टेपर मोटर लगी होती है। सिमिलरली अगर हम लोग इंडस्ट्री में जाते हैं तो जो इंडस्ट्री में जो ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम जो होता है उसमें भी स्टेपर मोटर लगी होती है जो कि एक फाइनाइट एंगल कवर कर रही होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेपर मोटर से भी हम लोग एक्यूरेट एंगल एक्यूरेट पोजीशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। सर्वो मोटर से भी हम लोग एक्यूरेट पोजीशन और एक्यूरेट एंगल को ऑब्टेन कर सकते हैं। मगर दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जो स्टेपर मोटर है उसमें हमें कोई फीडबैक पाथ नहीं चाहिए होता, मगर जो सर्वो मोटर है उसमें फीडबैक पाथ हमें चाहिए होता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए स्टेपर मोटर डज नॉट नीड फीडबैक लूप एज़ कम्पेयर टू सर्वो मोटर। स्टेपर मोटर उसको फीडबैक लूप नहीं चाहिए होता एज़ कम्पेयर टू सर्वो मोटर फॉर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट कंट्रोलिंग। सिमिलरली अगर हम लोग देखें रोटर ऑफ स्टेपर मोटर कैन बी परमानेंट मैग्नेट और कैन बी मैग्नेट मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो स्टेपर मोटर है उसमें भी हमें क्या मिलेगा, स्टेटर मिलेगा और रोटर मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरीके से कंसिडर किया स्टेटर और यहाँ पर ये बीच में हमने कुछ इस तरीके से कंसिडर किया रोटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रोटर होता है स्टेपर मोटर का वो परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है या फिर मैग्नेट हो सकता है जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हो। और जो जैसे कि हमने डिस्कस किया जो स्टेपर मोटर का जो रोटर होगा वो या तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बार होगा या फिर परमानेंट मैग्नेट होगा। मगर जो स्टेटर है वो कैसा होगा, जो स्टेटर होता है स्टेपर मोटर का वो सेल एंड पुल टाइप का स्टेटर होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हम लोग प्लेस करते हैं और ये जो वाइंडिंग होती है इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमने बात किया था डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मतलब क्या होता है और कंसनट्रेटेड वाइंडिंग का मतलब क्या होता है। जो कंसनट्रेटेड वाइंडिंग होती है वो एक पर्टिकुलर स्पेस पे ही कंसनट्रेटेड होती है, एक्यूमुलेटेड होती है, मगर जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है वो पूरे पेरीफेरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है या फिर बोल सकते हैं एक्यूमुलेट होती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें वैन इलेक्ट्रिकल पल्स इज अप्लाइड तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हमने ये समझा कि जो रोटर होता है परमानेंट मैग्नेट का बना होता है या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का भी बना हो सकता है। यहाँ से हमने ये समझा कि जो स्टेटर होता है स्टेपर मोटर का वो साइलेंट पोल टाइप होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें जो वाइंडिंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और ये जो वाइंडिंग होती है इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पल्स प्रोवाइड करते हैं। वैन इलेक्ट्रिकल पल्स इज अप्लाइड देन स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विल रोटेट बाय अ सर्टेन एंगल। जब हम लोग स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है जब हम लोग स्टेटर की वाइंडिंग पर इलेक्ट्रिकल पल्स प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे केस में होता क्या है, जो स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक पर्टिकुलर एंगल कवर करती है ड्यू टू विच रोटर विल ऑल्सो रोटेट इन सेम एंगल। जिसकी वजह से होता है कि जो रोटर है वो भी सेम एंगल में रोटेट होता है और जो स्टेपर मोटर होती है वो अपना एंगल या फिर बोल सकते हैं जो स्टेप एंगल है उसे कवर करती है। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल पल्स अप्लाई करते हैं स्टेटर वाइंडिंग पर तो होता क्या है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक एंगुलर रोटेशन कवर करती है, जिसके वजह से होता है कि जो रोटर है वो भी सेम एंगुलर रोटेशन कवर करता है और जो स्टेपर मोटर होती है वो अपना एक एंगल कवर करती है। वो 0 डिग्री 90 डिग्री का हो सकता है, 180 डिग्री का हो सकता है, 270 डिग्री का हो सकता है एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्टेप एंगल का जो रिलेशन होता है वो ये वाले फार्मूला से गाइडेड होता है। स्टेप एंगल इज इक्वल टू 360/MP। यहाँ पर ये जो P हमें जो दिखाई दे रहा है ये है नंबर ऑफ रोटर पोल्स और यहाँ पर ये जो M हमें जो दिखाई दे रहा है वो है नंबर ऑफ फेस ऑफ स्टेटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्टेपर मोटर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे। यहाँ पर ये मैग्नेट और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया स्टेटर जिसमें हम लोग वाइंडिंग को वाउंड करेंगे। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिकल पल्स प्रोवाइड करेंगे तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो एक पर्टिकुलर एंगल कवर करेंगी, साथ ही साथ ये जो रोटर है वो भी एक एंगल कवर करेगा, एक रोटेशनल एंगल कवर करेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर ये जो स्टेटर हमने जो कंसीडर किया है ये साइलेंट पोल स्टेटर होता है जिसमें जो वाइंडिंग होती है कैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो हमने जो रोटर जो कंसीडर किया है बेसिकली कैसा बना होता है, ये बेसिकली बना होता है परमानेंट मैग्नेट का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रोटर मेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट, रोटर परमानेंट मैग्नेट का भी बना हो सकता है या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का भी बना हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग स्टेपर मोटर की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो जो स्टेपर मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, टॉर्क, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, पल्सेस पर सेकंड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें दो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रही है। कर्सर की टिप सबसे पहला यहाँ पर हमें C2 कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रही है और यहाँ पर हमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें C1 कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जो C2 जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पुल आउट टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर ये जो C1 जो कैरेक्टरिस्टिक हमें जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पुल इन टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, राइट। यहाँ पर ये अंदर वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है पुल इन टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक और जो बाहर वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पुल आउट टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन बना दिया। ये जो डॉटेड लाइन है पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है दोनों कैरेक्टरिस्टिक को, ये वाले पॉइंट पर और यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया R1 और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया R2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इतना गैप हमें जो दिखाई दे रहा है, इतना गैप हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑपरेटिंग रीजन। यहाँ पर ये R1 इंटरसेक्शन और R2 इंटरसेक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है इसके भी बारे में बात करेंगे।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें C1 कैरेक्टरिस्टिक और C2 कैरेक्टरिस्टिक दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑपरेटिंग रीजन। और ऑपरेटिंग रीजन से पहला वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टार्ट रीजन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो R1 है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, मिनिमम पल्स रेट। यहाँ पर ये जो R1 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है मिनिमम पल्स रेट, और जो R2 है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, मैक्सिमम पल्स रेट। तो जो R1 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है मिनिमम पल्स रेट, और जो R2 है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, मैक्सिमम पल्स रेट। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने जो कंसीडर किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं हमें मोटर को कितनी पल्स प्रोवाइड करनी होगी पर सेकंड में। बाय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन डिटरमाइन हाउ मेनी पल्सेस नीड टू बी अप्लाइड इन पर सेकंड। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखते हुए हम लोग ये बता सकते हैं कि पर सेकंड में हमें मोटर को कितनी पल्सेस अप्लाई करनी होगी। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो R1 है वो इंडिकेट कर रहा है मिनिमम पल्स रेट, और यहाँ पर ये जो R2 है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, मैक्सिमम पल्स रेट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पुल इन टॉक कैरेक्टरिस्टिक और ये पुल आउट टॉक कैरेक्टरिस्टिक ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहला पुल इन टॉक कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पर ये जो पुल इन टॉक कैरेक्टरिस्टिक है, पुल इन टॉक कैरेक्टरिस्टिक शोज मिनिमम स्टेपिंग रेट एट विच मोटर कैन बी स्टार्ट, रन, रिवर्स एंड स्टॉप। तो यहाँ पर ये जो पुल इन टॉक कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो पुल इन टॉक कैरेक्टरिस्टिक है, ये पुल इन टॉक कैरेक्टरिस्टिक ये हमें इंडिकेट करती है मिनिमम स्टेप रेट। ये पुल इन टॉक कैरेक्टरिस्टिक हमें ये इंडिकेट करती है मिनिमम स्टेप रेट, जहाँ पर मोटर स्टार्ट हो जाए, रन हो जाए, रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए और स्टॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। मतलब ये जो पुल इन टॉक कैरेक्टरिस्टिक है ये हमें ये इंडिकेट करती है, जो पुल इन टॉक कैरेक्टरिस्टिक है ये हमें इंडिकेट करती है कि जो मोटर है उसका रन ऑपरेशन कैसा होगा, स्टार्ट ऑपरेशन कैसा होगा, रिवर्स ऑपरेशन और स्टॉप ऑपरेशन कैसा होगा, ये हमें इंडिकेट करते हैं। तो पुल इन टॉक कैरेक्टरिस्टिक हमें मिनिमम स्टेपिंग रेट इंडिकेट करती है जिस पर मोटर को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं। और जो पुल आउट टॉक कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें इंडिकेट करती है मैक्सिमम स्टेपिंग रेट, जहाँ पर जो मोटर है उसको हम लोग सिर्फ स्टार्ट, रिवर्स और स्टॉप कर सकते हैं, और बाकी का जो ऑपरेशन है उसको हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्टेपर मोटर है इसमें हमें बेसिकली दो टॉक मिलता है। पहला जो टॉक होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिटेंट टॉक, और दूसरा जो टॉक होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं होल्डिंग टॉक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से आई होप आपको समझ में आ गया होगा मिनिमम ये जो पुल इन टॉक कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, पुल इन टॉक कैरेक्टरिस्टिक हमें ये इंडिकेट करती है मिनिमम पल्स रेट, जहाँ पर मोटर को हम लोग स्टार्ट भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, रिवर्स ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, स्टॉप ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। पुल आउट टॉक कैरेक्टरिस्टिक हमें ये इंडिकेट करती है मैक्सिमम पल्स रेट, जहाँ पर हम लोग मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिटेंट टॉक हमें क्या इंडिकेट करता है, टॉक विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ मोटर इज़ नोन एज डिटेंट टॉक। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फ़ैन को देखें तो जो फ़ैन होता है उसमें क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। तो जो कैपेसिटर होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक करने का काम करता है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक स्टेट में होता है, स्टेशनरी स्टेट में होता है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो ऑब्जेक्ट है उसे स्टेशनरी स्टेट से मूविंग स्टेट में लाने के लिए वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमें क्या करना होगा, स्टेशनरी पोजीशन से मोशन में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसे हमें क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डिटेंट टॉक है वो क्या करता है, जो मोटर का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसे ब्रेक करने का काम करता है। सिमिलरली पंखे में अगर हम लोग देखें, फ़ैन में जो कैपेसिटर होता है, फ़ैन में जो कैपेसिटर लगा होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक करने का काम करता है, जिसकी वजह से फ़ैन को मिलता है कि स्टार्टिंग टॉक, और हमारा जो फ़ैन है वो स्टार्ट हो जाता है और घूमना चालू कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिटेंट टॉक का मतलब क्या होता है, डिटेंट टॉक विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें जो टॉक जो लगेगा, मोटर में स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक करने के लिए टॉक जो लगेगा, तो जो टॉक होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिटेंट टॉक। दूसरा जो टॉक होता है वो होता है होल्डिंग टॉक। अभी होल्डिंग टॉक का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम टॉक प्रोड्यूस बाय मोटर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन इज नोन एज होल्डिंग टॉक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो होल्डिंग टॉक होती है, ये जो होल्डिंग टॉक होता है वो ये मोटर अप्लाई करती है। होल्डिंग टॉक इज द टॉक अप्लाइड बाय स्टेपर मोटर, राइट। और यहाँ पर ये जो डिटेंट टॉक है ये हमें स्टेपर मोटर पर लगाना होता है, और जो होल्डिंग टॉक है वो हमें मोटर पर लगाना नहीं होता। जो मोटर है वो मोटर खुद ब खुद अप्लाई करती है खुद पर। मैक्सिमम टॉक प्रोड्यूस बाय होल्डिंग टॉक इज द टॉक अप्लाइड बाय दी मोटर। जो होल्डिंग टॉक है मोटर अप्लाई करती है, और जो डिटेंट टॉक है वो हमें मोटर पर अप्लाई करना होता है स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक करने के लिए। होल्डिंग टॉक को हम लोग ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम टॉक जो कि मोटर प्रोड्यूस करेंगी स्टैंड स्टिल कंडीशन में, उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं होल्डिंग टॉक। तो यहाँ पर हमने सारी मोटर के बारे में बात किया, स्टेपर मोटर के बारे में, यूनिवर्सल मोटर के बारे में। इससे पहले हमने सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में बात किया था, राइट। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हमारी नई इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिंक्रोनस मशीन।